हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन और 2 का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ प्रश्नावली 1.1। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप आसानी से आपको जो है ना टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी हम लोग आगे तीसरे नंबर के सवालों पर बात करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या कहता है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कि किसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे मार्च करना आप समझ रहे होंगे। जैसे कि किसी भी परेड वगैरह आप देखे होंगे कभी, जो है किसी भी फेस्टिवल वगैरह में, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जो आर्मी सेना लोग जो अपने परेड करते हैं उस टाइप की परेड या मार्च को आप देखे होंगे, है ना। बैंड के पीछे वो लोग परेड करते हैं। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहने का मतलब कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब 6 से 16 सदस्यों वाली सेना को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन किया हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इस चीज़ों को पकड़ना है कि अधिकतम संख्या, अगर आपको इस टाइप के सवालों में कहीं पे इस टाइप के सवालों में अगर अधिकतम संख्या दी जाए तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, HCF करते हैं। जब भी अधिकतम संख्या दिए, एक का आपको कीवर्ड कर सकते हैं, इसको क्या है ये कीवर्ड। अगर आपको इन सभी यानी कि इस टाइप के सवाल दिया हो और उसमें अधिकतम संख्या पूछे तो आप इसे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, HCF इनका फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस सवालों को हम लोग देखते हैं, इसका HCF कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इस सवालों को चलिए हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर के सवालों को। 3 नंबर का सवाल किस प्रकार सॉल्व किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो 6 से 16 हमारे परेड में कुल सैनिकों की संख्या है। इसके बाद एक सेना आर्मी की सदस्य संख्या की बात करें तो सेना आर्मी की सदस्य संख्या कितनी है, तो वो 32 है। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो आपका दोनों में से कौन सा डाटा सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो हमारा हमेशा A होगा और जो छोटा होगा वो B का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं A का वैल्यू हमने 6 से 16 लिख रखा है और B आपका 32 आएगा। और इनको बिल्कुल आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इनको आसानी से आप इनका HCF फाइंड कर सकते हैं। और मैंने जो कीवर्ड बताया था वो कीवर्ड आपको याद रखना है कि इसमें जो है कीवर्ड अधिकतम संख्या जो है इसका कीवर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ आपका 0 जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका R, और R से बड़ा होना चाहिए हमेशा B। तो आप देख सकते हैं चरण 1 को अगर हम समझे यहाँ पे, तो चरण 1 को समझने से पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 32, ये जो है आपको जो 6 से 16 और 32 दिया हुआ है, 32 से इसका मतलब है कि हमें 32 से किसमें 6 से 16 को भाग देना होगा, यानी कि B को A से भाग देना होगा, तभी आपका HCF निकलेगा। तो इसमें चरण 1 में देखिए 32 को अगर हम 6 से 16 को भाग देते हैं तो 19 बार में ये कट जाएगा। 19 बार में आपका कहीं कहीं कटेगा, तो जो कि 6 से 16 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, 608 आएगा। तो 32 को 19 बार अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 608 आएगा। और इनको घटाने पर हमारा जो आंसर आएगा शेषफल आएगा वो आएगा आपको 8। क्या आएगा, शेषफल 8 आएगा। और 8 आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला चरण था। कौन सा चरण, पहला चरण, क्योंकि यहाँ पे हमारी चरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं बचता क्या HCF निकलता है, नहीं। तो इसलिए अभी हमारा HCF फाइंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम पहला चरण यहाँ लिख देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 से 16 बराबर हम लिख देंगे 32 गुना 19 प्लस 8। यहाँ पे 32 गुना 19 प्लस 8, ये हमारा जो है मतलब आप कह सकते हैं जैसे एक के भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बिल्कुल उसी टाइप से। और यहाँ पे हम लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R हमारा 0 नहीं आया है। जब R 0 नहीं आया तो हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं 8 को फिर से हम 32 से भाग दिए हैं, मतलब 32 से फिर से भाग दिए, तो 4 बार में ये 32 यहाँ पे पूरी तरीके से ये कट जाता है। यानी कि अगर दूसरा चरण की बात करें तो इस चरण में हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया है। तो कहीं ना कहीं चरण 2 में 32 बराबर हम लिख सकते हैं 8 बराबर यानी 8 गुना 4
प्लस 0, यहाँ r इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। तो आप दोनों समूहों में मार्च करने वाली सदस्यों की अगर समान संख्या, कुल संख्या की बात करें तो वो होगी 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं अब चौथे नंबर के सवाल पर। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा चौथा नंबर का सवाल है। और चौथे नंबर का सवाल क्या कहता है, आप देखेंगे यह जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस टाइप से देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी कि वर्ग पूछा गया, पूर्णांक का अगर वर्ग करे धनात्मक पूर्णांक का। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग 4 नंबर के सवालों को देखते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या मानेंगे हम, क्योंकि हमारा बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपका बोला गया था कि b जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं ये b हमारा क्या कर रहा है, मतलब कहीं कहीं 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो इसलिए इसमें b हम क्या माने हैं, b जो है आपको 3 माना गया है। b को 3 मानेंगे क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए, है ना, का रूप का है। इसलिए अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R। ये तो आप जानते ही, ये फॉर्मूला काफ़ी फेमस है। इसके बाद जहाँ 0 बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका r का, और इससे बड़ा होना चाहिए b। तो आप देख सकते हैं a बराबर हमारा क्या है 3Q+R। a बराबर क्या होगा 3Q+R। क्यों, क्योंकि अगर हम, तो हमारा जो है ये a बराबर 3Q+R है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। 3Q+R क्यों माने, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं a बराबर BQ+R है। तो a बराबर अगर हमारा BQ+R होगा तो b के जगह पे हम क्या माने हैं यहाँ पे 3, तो इसके जगह पे हम क्या डाल दें 3। तो आप कह सकते हैं a बराबर 3Q+R। 3Q+R जो है यह हमारा समीकरण 1 होगा। तो इसके बाद जो है r की वैल्यू, आप कहाँ r की वैल्यू हम कितना लेंगे, तो याद रखेंगे b से हमेशा हमारा r की वैल्यू छोटा होता है। हमेशा जब भी याद होगा इसमें, तो b से हमेशा r की वैल्यू छोटी होगी। देख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, तो ये हम r की वैल्यू मानेंगे। तो अगर ऐसा मानने के बाद आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा यही हुआ, a बराबर 3Q+R। तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r का मान 0 रखने पर, पहला तो हमारा 0 है, तो समीकरण 1 में r का मान हम वैल्यू रख देते हैं कितना 0। तो समीकरण 1 में अगर r का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो a बराबर हमारा 3Q+0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r है, a बराबर 3Q+R होना था, r के जगह पर हम क्या ले लिए 0। तो a बराबर 3Q+0, अगर इसको सॉल्व करें तो बराबर क्या, तो कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा 3Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3Q। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलिए और आगे देख लेते हैं।